तुम यहीं हो अभी? टैरम ने उसे देखकर पूछा। हाँ, मैंने सोचा हम अंदर एक साथ ही जाएंगे, जैरम ने जवाब दिया। तो टैरम ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो दोनों तेज़ी से भागते हुए इमारत के अंदर दाखिल हो गए। तुम्हें याद है ना कि इमरान किन रास्तों से गुजरता हुआ राहदारी और फिर उस कमरे की तरफ गया था जहां एक और आदमी भी मौजूद था जो एक्स टू के सवार और कोई नहीं हो सकता? टैरम ने जैरम से मुखातब होकर कहा पूछा। हाँ, मुझे तमाम रास्ते याद हैं, जैरम ने जवाब दिया और फिर वो इमारत के अंदरूनी हिस्से की तरफ भागे चले गए। कुछ ही देर में वो एक राहदारी में दाखिल हो रहे थे। ये है वो राहदारी, इसकी आखिरी हिस्से में वो कमरा है जहाँ इमरान और एक्स टू मौजूद हैं, जैरम ने कहा। तो टैरम ने असबात में सर हिला दिया और फिर वो दोनों तेज़ी से भागते हुए राहदारी के आखिरी हिस्से में पहुंच गए जहां एक बड़ा फौलादी दरवाज़ा था जो बंद था। यही कमरा है जिसमें इमरान और एक्स टू मौजूद हैं। उड़ा दो इस दरवाज़े को, जैरम ने चीखते हुए कहा। तो टैरम तेज़ी से आगे बढ़ा और उसने जेब से एक मैग्नेट बम निकाल कर उसका एक बटन प्रेस करके उसे दरवाजे से चिपका दिया और फिर वो तेज़ी से पीछे हटता चला गया। पीछे हटते ही वो तेज़ी से राहदारी के सिरे पर आ गए। उसी लम्हे एक ज़ोरदार धमाका हुआ और कमरे के दरवाजे के पुरखचे उड़ गए। दरवाजे का एक बड़ा हिस्सा टूट कर अंदर जा गिरा था। आओ आओ जल्दी, आओ आओ जल्दी, जैरम ने चीखते हुए कहा और फिर वो दोनों भागते हुए कमरे में दाखिल हो गए। कमरे में हर तरफ बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई थीं। वहाँ दीवारों पर भी जगह जगह स्क्रीनें नस्ब थीं जिनमें से कुछ रोशन थी और कुछ ऑफ। दाएं तरफ सोफ़े और कुर्सियाँ पड़ी हुई थीं जहाँ इमरान साख़त हालत में बैठा था। इमरान के सामने एक बड़ी सी मशीन थी जिसके करीब उन दोनों ने कंप्यूटराइज स्क्रीन पर दूसरे शख्स को एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठे हुए देखा था। गो कि वो शख्स उन्हें स्क्रीन पर इंतहाई धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन उनके ख्याल के मुताबिक उस शख्स को उस जगह पर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। वहाँ ना तो कोई कुर्सी दिखाई दे रही थी और ना कोई दूसरा इंसान। ये क्या, यहाँ तो सिर्फ इमरान मौजूद है, एक्स टू कहाँ है? टैरम ने आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखते हुए कहा। जैरम के चेहरे पर भी शदीद हैरत और लहरा रही थी। वो चंद लम्हे इधर उधर देखता रहा, फिर वो तेज़ी से उस मशीन की तरफ बढ़ा जहाँ उसके ख्याल के मुताबिक एक कुर्सी पर एक्स टू को मौजूद होना चाहिए था। मशीन के नीचे ठोस ज़मीन थी। जैरम फ़ौरन ज़मीन पर झुक गया। दूसरे लम्हे वो एक तवील सांस लेकर उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ? जैरम ने पूछा। हमारे आने से पहले एक्स टू यहीं मौजूद था, जैरम ने कहा। क्या कहा? अगर वो यहीं था तो फिर अब कहाँ है? तुमने तो कहा था कि इमरान और एक्स टू एम्ब्रोस गैस से बेहस हो जाएंगे और वो हरकत के काबिल नहीं रहेंगे। टैरम ने उसे लहजे में कहा। एक्स टू को वहाँ ना पाकर उसे शदीद गुस्सा आ रहा था। यहाँ फर्श पर एक चकोर टुकड़ा बना हुआ है। हमने जैसे ही दरवाजे को बम से उड़ाया उसी वक्त एक्स टू की कुर्सी के नीचे खला बन गया होगा और एक्स टू कुर्सी समेत फ़र्श के नीचे चला गया होगा और उसके नीचे जाते ही फ़र्श दोबारा बराबर हो गया होगा। जैरम ने जवाब देते हुए कहा। ओ, तो क्या अब एक्स टू इस फ़र्श के नीचे है? टैरम ने जो चूंकते हुए कहा। हाँ, वो फ़र्श के नीचे किसी तह खाने में है, लेकिन वो चूंकि हरकत नहीं कर सकता इसलिए हमें उससे वक्ती तौर पर कोई ख़तरा नहीं। लेकिन अगर उस पर से एम्ब्रियोस गैस का असर ख़त्म हो गया तो वो हमारे लिए मुसीबत का बायस बन जाएगा और इसलिए हमें जल्द से जल्द इस सारी इमारत को चेक करके नीचे पहुंचना चाहिए। अगर एक्स टू हरकत में आ गया तो फिर हम दोनों का यहाँ से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। जैरम ने तेज़ तेज़ बोलते हुए कहा। ओ ठीक है, चलो हम तह खाने में जाने का रास्ता तलाश ढूंढते हैं। हमारा एक्स टू तक पहुंचना बेहद ज़रूरी है, वरना हमारी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। टैरम ने कहा। इमरान का क्या करना है? क्या इसे यहीं गोलियां मारकर ख़त्म कर दिया जाए? इससे अच्छा मौका फिर हमें नहीं मिलेगा। जैरम ने साख्त बैठे इमरान की जानब देखते हुए टैरम से मुखातब होकर पूछा। नहीं, अभी रुको। इमरान का इस तरह एक्स टू के सामने होना मुझे खटक रहा है कि ये कमरा एक्स टू का ऑपरेशन रूम मालूम होता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इमरान ने भी आज तक एक्स टू की शक्ल नहीं देखी है। अगर ये सच है कि तो फिर इमरान एक्स टू के ऑपरेशन रूम में क्या कर रहा है? ये दुरुस्त है कि हम यहाँ के हिफाजती निज़ाम की वजह से इमरान के लिबास पर लगे हुए वी प्लग की वजह से एक्स टू का चेहरा नहीं देख पाए। यहाँ मौजूद हैको रेज़ हमारे लिए रुकावट बन गई थी, जिससे हमें स्क्रीन पर एक्स टू का हल्का सा साया दिखाई दे रहा था। अगर वह एक्स टू ही था तो फिर वो इमरान के सामने इस तरह बेनकाब होकर कैसे आ सकता है? टैरम ने कहा। ओ, तो तुम ये कहना चाहते हो कि इमरान ने एक्स टू का चेहरा देखा है और ये एक्स टू को जानता है? जैरम ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। हाँ, इसका यहाँ होना इस बात का सबूत है कि यह एक्स टू की हकीकत से वाकिफ़ है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसे अभी यहाँ इसी हालत में रहने दो, बल्कि हम इसे बांध देते हैं ताकि अगर इस पर से एम्ब्रोस गैस का असर ख़त्म भी हो जाए तो यह यहाँ से कहीं निकल ना सके। टैरम ने कहा। ठीक है, तुम इसे बांध दो, तब तक मैं इमारत का जायज़ा लेता हूँ और तय खाने के तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। जैरम ने कहा। तो टैरम ने इस बात में सर हिला दिया। जैरम भागता हुआ वहाँ से निकल गया।
जबकि टैरम ने जेब से एक पतली सी नायलॉन की रस्सी निकाली और जो शायद उसे वो इसी मकसद के लिए अपने साथ लाया था। वो इमरान के उकब में आया और उसने इमरान के दोनों हाथ उकब में करते हुए उसे बांधना शुरू कर दिया। हाथ बांध कर टैरम ने रस्सी इमरान के जिस्म पर मखसूस अंदाज में लिपेटी और फिर उसने वो बाकी रस्सी से इमरान के पैर बांधने शुरू कर दिए। इमरान इस अंदाज में बैठा हुआ था जैसे वाकई उसके जिस्म में इतनी भी सख्त ना हो कि वो टैरम के ख़िलाफ़ कुछ कर सके। चंद ही लम्हों में टैरम ने इमरान को मजबूती के साथ बांध दिया। अब ठीक है, अब तुम रस्सी खोल कर कहीं नहीं जा सकते हो इमरान। बस एक बार हम एक्स2 तक पहुंच जाएं, फिर इस हेडक्वार्टर में हमारा कंट्रोल होगा, सिर्फ हमारा। टैरम ने मुस्कुरा कर इमरान की खुली हुई आंखों में देखते हुए कहा। इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों से धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, जैसे जैरम वहाँ रुकावट बनने वाली तमाम दरवाज़ों को बमों और मिनी मिसाइलों से तबाह कर रहा हो। तुम अब आराम से बैठे रहो इमरान, मैं जैरम की मदद के लिए जा रहा हूँ, टैरम ने कहा और फिर वो तेज़ी से ऑपरेशन रूम से निकलता चला गया। और फिर वो भी इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद कमरों, राहदारियों और दूसरे तमाम हिस्सों को चेक करना शुरू हो गया। वो दोनों पागलों के से अंदाज में हर तरफ धमाके करते फिर रहे थे ताकि किसी तरह से वो उस तय खाने तक पहुँच सकें जहाँ एक्स2 खुदकार निज़ाम के तहत कुर्सी में चला गया था। टैरम और जैरम के पास जो बम और मिनी मिसाइल थे उनसे वो कमरों के दरवाजे तो तबाह कर सकते थे, लेकिन चूंकि इमारत की तमाम दीवारें रेड ब्लॉक्स की बनी हुई थीं इसलिए वो इमारत की एक भी दीवार नहीं तोड़ पाए थे। जो वक्त गुजरता जा रहा था उनकी परेशानी बढ़ती जा रही थी, क्यों ना कि किसी भी वक्त एक्स2 पर से एम्ब्रोस गैस का असर ख़त्म हो सकता था। ऑपरेशन रूम में इस कदर जदीद मशीनें देखकर टैरम और जैरम को शदीद खदशात पैदा हो गए थे। अगर ऐसी ही मशीनें तहखाने में भी हुई तो एक्स2 उनके लिए मौत का रूप धार सकता था और फिर उनके लिए वाकई वहाँ से निकलना नामुमकिन हो जाता। हम भी किस कदर नॉनसेंस हैं, अचानक जैरम ने बुरी तरह से उछलते हुए कहा। नॉनसेंस मगर क्यों? टैरम ने चूं कर कहा। हम बिला वजह इधर उधर धमाके करते फिर रहे हैं, हमारे पास तो एक्स2 तक पहुंचने का एक आसान रास्ता मौजूद है। जैरम ने कहा। आसान रास्ता? क्या मतलब? कहाँ है आसान रास्ता? टैरम ने हैरत भरे लहजे में कहा। ऑपरेशन रूम। तुमने देखा नहीं था ऑपरेशन रूम में कितनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई थी। इन मशीनों से शायद एक्स2 इस इमारत का तमाम निज़ाम कंट्रोल करता है। और फिर वो कुर्सी समेत ऑपरेशन रूम के मुफ्त नीचे गया था। इसलिए मुझे यकीन है कि ऑपरेशन रूम में ऐसा कोई ना कोई सिस्टम ज़रूर मौजूद होगा जिससे एक्स2 को इसी हालत में फ़र्श के नीचे से निकाल कर बाहर लाया जा सके या फिर नीचे तहखाने में पहुंचा जा सके। अगर ऐसा ना भी हो तो हमने ये भी तो देखा था कि दीवारों पर बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी हुई थीं। हम इन स्क्रीनों से इस तहखाने को भी चेक कर सकते हैं जहाँ एक्स2 मौजूद है, जैरम ने तेज़ तेज़ बोलते हुए कहा। हाँ वाकई मुझे भी इस बात का ख्याल नहीं आया था। हम वाकई ऑपरेशन रूम से इस इमारत का एक एक हिस्सा चेक कर सकते हैं और ऑपरेशन रूम हमारे कंट्रोल में आ गया तो समझो एक्स2 भी हमारे ही कंट्रोल में होगा। टैरम ने कहा। आओ जल्दी करो, जैरम ने कहा और फिर वो बिजली की सी तेज़ी से भागते हुए वापस ऑपरेशन रूम की तरफ बढ़ते चले गए। ऑपरेशन रूम तक जाने के लिए वो राहदारी में आए और फिर तेज़ी से सामने की तरफ भागना शुरू हो गए। अभी वो थोड़ी ही दूर गए होंगे कि अचानक उनके सामने फ़र्श तेज़ी से हटता चला गया। राहदारी के फ़र्श पर एक बड़ा सा खला बन गया था। टैरम और जैरम ने फ़र्श पर बनने वाला खला देख लिया था। वो रुकना चाहते थे लेकिन खला और उनके दरमियान फासला चंद फीट से ज़्यादा नहीं था और उनके दौड़ने की रफ्तार इस कदर तेज़ थी कि रुकते रुकते भी वो खला तक पहुंच गए। उन दोनों ने अपने जिस्म को कमान की तरह पीछे की तरफ मोड़ा और उल्टी कलाबाजी खाने की कोशिश की, मगर उनके पांव फिसलते हुए खला में गिरे। उल्टी कलेबाजियाँ भी उनके काम ना आ सकीं और दोनों आपस में उलझते हुए खला में गिरते चले गए। खला में उन दोनों की तेज़ चीखें गूंजती चली गईं। जैसे ही वो दोनों खला में गिरे उनके ऊपर छत बराबर होती चली गई। कर्नल डैरीमन ने कार माउंट क्लब की पार्किंग में रोकी और वो कार का इंजन बंद करके कार के दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। कार से निकलते ही वो क्लब में जाने की बजाय तेज़ी से क्लब की दाएं तरफ मौजूद लिफ्टों की जाना बढ़ता चला गया। एक लिफ्ट में सवार होकर वो क्लब के फर्स्ट फ्लोर में आया और फिर क्लब के मेन डोर की जानब बढ़ता चला गया। हाल में अल्कोहल की मखसूस बो फैली हुई थी। सामने एक बड़ा सा काउंटर बना हुआ था जिसके पीछे रैक्स में शराब के मुख्तलिफ ब्रांड्स की बेशुमार बोतलें तरतीब से रखी हुई थीं। काउंटर के पीछे दो खुश शक्ल नौजवान खड़े थे जिन्होंने काउंटर पर मुख्तलिफ बोतलों के साथ वाइन गिलास सजा रखे थे। वो वेटरों के आर्डर के मुताबिक इन गिलासों में मुख्तलिफ ब्रांड्स की शराब डालते थे और वेटर भरे हुए गिलास ट्रे में रख कर वहाँ से उठा कर ले जाते थे और हाल में सर्व करते थे।
कर्नल डैरीमन तेज़ तेज़ चलता हुआ काउंटर के पास आ गया। काउंटर के दाएं तरफ एक छोटा सा कैबिन बना हुआ था जहां एक खूबसूरत लड़की शीशे के एक छोटे से कैबिन में बैठी हुई थी। उसके सामने एक पिंचिंग मशीन थी। कस्टमर से वो कैश लेकर रसीद पंच करके रसीद कस्टमर को मुहैया करती थी। कर्नल डैरीमन इस कैबिन की तरफ बढ़ गया और उसके पास आकर खड़ा हो गया। यस सर, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? लड़की ने उसे देखकर इंतहाई खुश अखलाक लहजे में कहा। रेड फ्लाई। कर्नल डैरीमन ने लड़की की जानब गौर से देखते हुए कहा तो लड़की रेड फ्लाई का नाम सुनकर बुरी तरह से चूक पड़ी और फ़ौरन अपनी कुर्सी से उठकर खड़ी होगी। ओह यस सर, आप 1 मिनट वेट करें, मैं बास को आपके आने की इतला देती हूँ, वो पहले से ही आपके मुंतज़र थे, लड़की ने कहा तो कर्नल डैरीमन ने इस बात में सर हिला दिया। लड़की ने फ़ौरन दाएं तरफ रखा हुआ इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और उसे कान से लगाते हुए एक बटन प्रेस कर दिया। यस, राब्ता मिलते ही एक फाड़ खाने वाली आवाज़ सुनाई दी। रोज़ी बोल रही हूँ बास, लड़की ने कदरे सहमे हुए लहजे में कहा। बोलो, क्यों कॉल की है? दूसरी तरफ से बास ने उसी तरह इंतहाई राहत भरे लहजे में कहा, रेड फ्लाई। रोज़ी ने फ़ौरन कहा। उसका लहजा बेहद धीमा था, जैसे वो रेड फ्लाई का नाम लेते हुए इंतहाई एहतियात से काम ले रही हो। ओह, क्या वो आ गया है? दूसरी तरफ से बास ने चूंकते हुए कहा, यस बॉस, वो मेरे सामने ही खड़े हैं, रोज़ी ने जवाब देते हुए कहा। ओके, उसे खुद लेकर मेरे ऑफिस में पहुंचो, बास ने सख्त लहजे में कहा। यस बॉस, मैं आ रही हूं, रोज़ी ने कहा और उसने रिसीवर रखा और फिर वो मुड़ी और कैबिन का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। आप आएँ मेरे साथ, रोज़ी ने कहा तो कर्नल डैरीमन ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो लड़की के साथ चलने लगा। सामने एक बड़ा सा दरवाज़ा था। रोज़ी कर्नल डैरीमन के साथ उस दरवाजे से गुजरकर एक राहदारी में आई और फिर मुख्तलिफ राहदारियों से होती हुई वो कर्नल डैरीमन को एक कमरे के दरवाजे के पास ले आई। रोज़ी ने आगे बढ़कर दरवाजे पर मखसूस अंदाज में दस्तक दी। यस कम इन। अंदर से तेज़ आवाज़ सुनाई दी तो रोज़ी ने दरवाज़ा खोला और कर्नल डैरीमन को अंदर आने का इशारा करते हुए कमरे में दाखिल हो गई। कमरा किसी बड़े ऑफिस की तर्ज पर इंतहाई शानदार अंदाज में सजा हुआ था। सामने एक बड़ी सी मेज़ थी जिसके पीछे सागवान की एक कुर्सी पर एक खटे हुए कद का आदमी, अधेड़ उम्र शख्स बैठा हुआ था। उस आदमी का सर गंजा था, अलबत्ता उसके सर के साइडों पर हल्के हल्के स्याह और सफ़ेद बालों की झालरें सी लटकती हुई दिखाई दे रही थीं। अधेड़ उम्र के ओंठों में सुगार दबा हुआ था जिससे धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। मैं इन्हें ले आई हूँ बास, रोज़ी ने कहा तो अधेड़ उम्र ने चूंककर रोज़ी के साथ आने वाले शख्स को देखा और फिर वो उसके एहतराम में उठकर खड़ा हो गया। वेलकम वेलकम, मैं आपका अपने क्लब में दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ। अधेड़ उम्र ने मेज़ के पीछे से निकलकर इंतहाई वालहाना अंदाज में कर्नल डैरीमन की जानब बढ़ते हुए कहा। कर्नल डैरीमन का चेहरा बेहद स्पाट था, वो गहरी नज़रों से अधेड़ उम्र की जानब देख रहा था। अधेड़ उम्र ने आगे बढ़कर उससे इंतहाई परजोश अंदाज में मुसाफा किया। आएँ तशरीफ़ लाएँ जनाब, आपको अपने क्लब में देखकर मुझे इंतहाई खुशी हो रही, आएँ तशरीफ़ रखें, बॉस ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। कर्नल डैरीमन ने इस बात में सर हिलाया और दाएं तरफ रखे हुए सोफ़े की जानब बढ़ गया। वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठ गए। रोज़ी, जाओ और जाकर अपने क्लब के नायाब और दुनिया की सबसे आला तरीन शराब लाओ, जाओ जल्दी, बॉस ने रोज़ी से मुखातब होकर कहा। यस बॉस, रोज़ी ने कहा और मुड़कर तेज़ तेज़ चलती हुई ऑफिस से निकलती चली गई। आपको यहाँ तक आने में कोई ज़हमत तो नहीं उठानी पड़ी जनाब, बास ने कर्नल डैरीमन की जानब गौर से देखते हुए कहा। नहीं, मैं यहाँ आराम से पहुँच गया हूँ, कर्नल डैरीमन ने खुश्क लहजे में कहा। आप इतला दे देते तो मैं खुद आपको एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुँच जाता, बास ने कहा, और जो क्लब का मालिक रेमंड था, मैं यहाँ पिछले एक हफ्ते से मौजूद हूँ। नॉनसेंस, कर्नल डैरीमन ने कहा और रेमंड बुरी तरह से उछल पड़ा। उसके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए थे। पिछले एक हफ़्ते से? ये आप क्या कह रहे हैं? अगर आप यहाँ पिछले एक हफ़्ते से मौजूद थे तो फिर आपने मुझसे रब्ता क्यों नहीं किया और मुझे आपकी आमद की इतला क्यों नहीं दी गई? रेमंड ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। अब तुम यहाँ अपनी आंखें और कान बंद रखोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्या तुम्हें रवैये राशिद की पुरस्कार हलाकत की खबर सुनकर भी इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ कि उसकी हलाकत के पीछे किसका हाथ हो सकता है? कर्नल डैरीमन ने घबराहट भरे लहजे में कहा और रेमंड एक बार फिर उछल पड़ा। उसकी आंखें इस कदर फैल गई थीं जैसे अभी उबल पड़ेंगी। ओ, तो वो जहरीली सुर्ख मक्खियाँ आपने भेजी थीं? आपने ही मेजर राशिद को हलाक किया था? रेमंड ने खोए से अंदाज में कहा। हाँ, तो क्या कोई और भी है जो सुर्ख मक्खियों का इस तरह इस्तेमाल कर सकता है? और सुर्ख मक्खियाँ सिर्फ उसी का टारगेट कर सकती हैं जिसे टारगेट करने के लिए उन्हें आज़ाद किया जाए? कर्नल डैरीमन ने और ज़्यादा गज़बनाक लहजे में कहा। नहीं, पूरी दुनिया में सुर्ख मक्खियों का कंट्रोल आपके पास है। आप चाहें तो सुर्ख मक्खियों को कहीं भी ले जा सकते हैं और इनकी मदद से किसी को भी हलाक कर सकते हैं। आई एम सॉरी, रियली सॉरी जनाब कि मैंने मेजर राशिद की हलाकत की खबर पढ़कर इस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी थी। अगर मुझे मालूम होता कि उसे सुर्ख मक्खियों से आपने हलाक किया है तो, रेमंड ने बात दूरी छोड़ते हुए कहा। तो क्या
कर्नल रैमंड ने उसे तेज़ नज़रों से घूरते हुए पूछा, तो मैं आपसे खुद ही फ़ौरन रब्ता कर लेता। रैमंड ने कहा, इन सब बातों को छोड़ो, तुम जानते हो कि मैं अपना काम खुद करने का आदी हूँ। जब तक मुझे अशद ज़रूरत ना पड़े मैं किसी की मदद नहीं लेता और ना ही मुझे किसी की मदद लेने की ज़रूरत पड़ती है। कर्नल डैरीमैन ने घबराहट भरे लहजे में कहा, हाँ मैं जानता हूँ। रैमंड ने इस बात में सर हिलाकर कहा। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और रोज़ी एक ट्रॉली खेलती हुई अंदर आ गई। ट्रॉली पर शराब के एक बड़ी बोतल थी, वो गिलास और दो प्लेटें रखी हुई थीं। रोज़ी ट्रॉली खेलती हुई उनके करीब से ले आई। तुम जाओ, मैं इन्हें खुद ही सर्व कर दूंगा, रैमंड ने कहा। तो रोज़ी ने इस बात में सर हिला दिया और मुड़कर एक बार फिर तेज़ तेज़ चलती हुई कमरे से निकलती चली गई। मैं यहाँ शराब पीने नहीं आया हूँ, मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम है, कर्नल डैरीमैन ने कहा। तो रैमंड ने, जिसने शराब की बोतल उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था, उसका हाथ वहीं रुक गया। यस सर, क्यों क्यों नहीं, मुझे आपकी काम आकर बेहद खुशी होगी। हुक्म करें आपके मैं आपके किस काम आ सकता हूँ, रैमंड ने कहा। तो कर्नल डैरीमैन ने अपने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और फिर उसने जेब से एक बड़ी स्क्रीन वाला स्क्रीन टच फ़ोन निकाल लिया। कर्नल डैरीमैन ने सेल फ़ोन का मेनू ओपन किया और फिर उसने फिंगर टच से मेन्यू को रोल करना शुरू कर दिया। मल्टीमीडिया पॉइंट्स पर उसने टचिंग की तो उसने में मौजूद फ़ोटो फोल्डर्स ओपन हो गया। कर्नल डैरीमैन ने एक फ़ोटो पर क्लिक किया तो स्क्रीन पर तेज़ी से एक फ़ोटो फैलता चला गया। इस फ़ोटो में 4 अफराद की तस्वीरें थीं जो अलग अलग थीं। इन चारों को देखो, कर्नल डैरीमैन ने सेल फ़ोन के स्क्रीन का रुख रैमंड की जानब करते हुए कहा। रैमंड चंद लम्हे गौर से उन तस्वीरों को देखता रहा। फिर उसने कर्नल रैमंड से सेल फ़ोन लिया और गौर से उन तस्वीरों को देखने लगा। मैंने नहीं जानता, कौन है ये, रैमंड ने हरबरे भरे लहजे में कहा। ये मेजर राशिद के साथी हैं, जिन्होंने इसराइल में आकर ना सिर्फ वजारत दिफा के स्ट्रॉन्ग रूम पर हमला किया था, बल्कि इसराइल की सरहदी पट्टी पर मौजूद इसराइल का एक इंतहाई अहम मिसाइल स्टेशन भी तबाह कर दिया था। मैं यहाँ इनकी ही तलाश में आया हूँ। मेजर राशिद को तो मैंने ट्रेस कर लिया था, लेकिन मुझे इन चारों के बारे में कोई मालूमात नहीं मिल सकी। कर्नल डैरीमैन ने कहा, आपने मेजर राशिद के बारे में कहाँ से मालूमात हासिल की थी, रैमंड ने पूछा। वो मेरे अपने ज़राए थे। तुम इन बातों को छोड़ो, क्या तुम्हारे पास ऐसे ज़राए हैं जिनसे तुम इन चारों का पता चला सकते हो कि ये चारों कहाँ हैं, कर्नल डैरीमैन ने कहा। देखना पड़ेगा कि इनका ताल्लुक अगर मिलिट्री स्पेशल फोर्स से है तो फिर इन्हें तलाश करना हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा, रैमंड ने कहा। मुझे मालूम है और मेरी मालूमात के मुताबिक इन्हें मेजर राशिद के इलाके तक बाद फौरी तौर पर अंडरग्राउंड कर दिया गया है, इसलिए मुझे इन तक पहुंचने में मुश्किल पेश आ रही है, कर्नल डैरीमैन ने कहा। अगर आप मिलिट्री स्पेशल फोर्स तक रसाई हासिल कर चुके थे तो फिर आपको चाहिए था कि आप इनसे टच रहते। उन चारों को मिलिट्री स्पेशल फोर्स ने ही अंडरग्राउंड किया होगा, रैमंड ने एक तवील सांस लेकर कहा। हाँ, मगर मेरे लिए मिलिट्री स्पेशल फ़ोर्स के साथ मुसलसल अटैच रहना नामुमकिन था। मिलिट्री स्पेशल फ़ोर्स के तमाम मेंबरान दिन में एक बार हेडक्वार्टर में अपनी हाज़िरी लगवाने जाते हैं और मेरी मालूमात के मुताबिक मिलिट्री स्पेशल फ़ोर्स के हेडक्वार्टर का फासी निज़ाम इंतहाई फूल प्रूफ है। वहाँ कोई गैर मुतल्लक शख्स दाखिल नहीं हो सकता। वहाँ ऐसे स्कैनर्स लगे हुए हैं जो इंसानी डीएनए को भी चेक कर लेते हैं, जिनसे पता चल जाता है कि हेडक्वार्टर में दाखिल होने वाला शख्स कौन है और उसका ताल्लुक मिलिट्री स्पेशल फोर्स से भी है या नहीं। अगर मैं उनमें से किसी का भी रूप धार लूँ तो हेडक्वार्टर में दाखिल होते ही मेरा पोल खुल जाएगा और मैं अपना काम जारी नहीं रख सकूँगा। कर्नल डैरीमैन ने कहा, ओह वाकई ये तो बहुत बड़ा मसला है, रैमंड ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। उसी लम्हे तो इसीलिए तो कह रहा हूँ कि कुछ कर सकते हो तो करो और इन चारों को तलाश करो। इसके बाद इनका क्या करना है इसका फ़ैसला मैं खुद कर लूँगा, कर्नल डैरीमैन ने कहा। जब आप इन्हें कहीं से ट्रेस नहीं कर सके हैं तो मैं भला इन्हें कैसे और कहाँ से ट्रेस कर सकता हूँ, रैमंड ने कहा। हाँ, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, कर्नल डैरीमैन ने उसे घूरते हुए घुरा कर कहा। न न नहीं नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कहा, रैमंड ने बौखला कर कहा। तो फिर और क्या कहना चाहते हो, कर्नल डैरीमैन ने उसी अंतरा से घबराहट भरे लहजे में कहा। मेरे जहन में एक आइडिया आ रहा है, अगर कहीं तो कहें तो मैं बताऊं आपको, रैमंड ने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा। बताओ क्या आइडिया है, कर्नल डैरीमैन ने मुंह बनाकर कहा।